हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इनकम टैक्स बिल 2025। अब हम बात करेंगे आखिर चर्चा में क्यों है। भारत के कर परिदृश्य में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने 13 फरवरी 2025 को संसद में आयकर विधेयक 2025 पेश किया। यहाँ पे आप द टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी ये न्यूज़ कवर की गई थी और साथ ही साथ बहुत से और न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को कवर किया गया था। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, आखिर ये लाया क्यों जा रहा है। केंद्रीय बजट में घोषित आयकर विधेयक 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को संसद में पेश किया था और इस विधेयक का उद्देश्य आयकर अधिनियम 1961 को निरस्त करना और इसे सरलीकृत संस्करण से बदलना है। यदि ये पारित हो जाता है तो नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अन्य तथ्यों की। आयकर अधिनियम 1961 यानी कि जो वर्तमान अधिनियम है 6 दशक से भी पहले लागू किया गया था। समय बीतने के साथ कानून में कई संशोधन भी किए गए और कई लोगों का मानना था कि इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान अधिनियम को पढ़ना कठिन हो गया है और व्याख्या करना भी जटिल हो गया और इसके परिणाम स्वरूप अनुचित मुकदमेबाजी भी हुई है। इसीलिए इसे सरल बनाने की कवायद शुरू करने का ये वास्तव में एक उपयुक्त समय भी था। जबकि एक दशक पहले डायरेक्ट टैक्स कोड यानी कि डीटीसी के मसौदे के साथ इस आशय का प्रयास किया गया था, ये कभी भी कानून नहीं बन पाया, ये सिर्फ मसौदा ही बनकर रह गया था। विश्व स्तर पर भी यूके, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने अपने कराधान कानूनों में स्पष्टता और अनुपालन बढ़ाने के लिए इसी तरह के अभ्यास किए थे। अतः भारत में एक नया सरलीकृत आयकर कानून निश्चित रूप से समय की मांग थी। विधेयक 60,000 से ज़्यादा मानव घंटे का निवेश करके तैयार किया गया है और वर्तमान अधिनियम में 46 अध्यायों और 5.12 लाख शब्द भी हैं। अनुभागों की संख्या भी नाटकीय रूप से 800 से ज़्यादा अनुभागों से घट करके केवल 536 अनुभाग रह गई है। दूसरे विधेयक में कई स्थानों पर इस्तेमाल की गई भाषा बेहद स्पष्ट और पाठक के अनुकूल है, क्योंकि इसमें पारंपरिक बरबोध शैली के विपरीत तालिकाएं और सूत्र मौजूद हैं। विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक पिछले वर्ष और मूल्यांकन वर्ष की अवधारणाओं का उन्मूलन है। भारत एक एकल शब्द कर वर्ष का उपयोग करके तुलनीय कर क्षेत्राधिकारों की लीग में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। पिछले वर्ष और मूल्यांकन वर्ष की वर्तमान शर्तें स्पष्ट रूप से फॉर्म या फिर चालान आदि दाखिल करते समय करदाताओं द्वारा गलतियों का कारण भी बन रही थी और अब केवल एक अवधि कर वर्ष के साथ उम्मीद है कि इससे भ्रम से बचा जा सकेगा। मोटे तौर पर उस मामले के लिए निवास की परिभाषा या यहाँ तक कि वेतन संबंधी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वास्तव में दो कर व्यवस्थाओं का चुनाव व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध रहता है। कर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और पूंजीगत लाभ पर जो कर व्यवस्था है वो भी जस की तस बनी हुई है। अब थोड़ा बात करते हैं डीटीसी यानी कि ड्राफ्ट डायरेक्ट टैक्स कोड की। प्रत्यक्ष कर संहिता यानी कि डीटीसी एक प्रस्तावित ढांचा है जिसे भारत की जटिल प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया। इस संहिता का उद्देश्य मौजूदा आयकर कानूनों को समेकित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और अनुपालन बोझ को कम करना है। डीटीसी का उद्देश्य विभिन्न प्रावधानों की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करके तथा भारतीय कर कानूनों को वैश्विक मानक के स्तर तक उन्नत करके वर्तमान प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली की विभिन्न अकुशलताओं को दूर करना भी है। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स की भी बात कर लेते हैं। जब हमने डीटीसी पढ़ ही लिया है तो कुछ डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल होते हैं लाइक वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड एस्टेट टैक्स। तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स के ही एग्जाम्पल हैं, यानी कि जो कोई इंसान डायरेक्ट गवर्नमेंट को देता है। अब हम बात करते हैं इसके क्या लाभ हैं डीटीसी के। तो कर कानूनों का सरलीकरण करने के लिए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और राजस्व संग्रह और कर आधार को व्यापक बनाना, इससे मतलब इतने सारे लाभ हो सकते हैं। अब थोड़ा आयकर अधिनियम 1961 की बात कर लेते हैं जो कि वर्तमान में चल रहा है। आयकर अधिनियम 1961 भारत में आयकर को नियंत्रित करने वाला एक मूलभूत कानून है और एक व्यापक तंत्र के रूप में ये तय करता है कि व्यक्तियों और निगमों से आयकर किस प्रकार लगाया, प्रशासित एवं एकत्र किया जाए। इसमें 298 धाराएं, 23 अध्याय और कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनमें भारत में कराधान के सभी पहलू शामिल हैं। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जिसे व्यक्तियों को वहन करना होता है और इसे हस्तांतरित करने का विकल्प भी नहीं होता। अब इसके उद्देश्यों की बात करें तो पहला इसका उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता। अधिनियम का उद्देश्य निजी व्यय को विनियमित करके और प्रगतिशील कराधान सुनिश्चित करके आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। और दूसरा है इसका उद्देश्य प्रगतिशील कराधान। तो
इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी आय के स्तर के अनुसार करों में योगदान दे, जिससे कि कर प्रणाली में निष्पक्षता और समानता को भी बढ़ावा मिल सके। तो इस उद्देश्य से भी ये लाया गया था। तीसरा उद्देश्य इसका राजस्व संग्रह था, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से आय पर कर लगाने के लिए स्पष्ट नियमों की रूपरेखा बना करके अधिनियम कुशल राजस्व संग्रह और प्रबंधन में भी ये मदद करता है। अब इसके प्रावधानों की बात करें तो पहला है कर स्लैब। आय वर्ग और व्यक्तियों तथा व्यवसायों पर लागू संबंधित कर दरों को परिभाषित करता है। कटौतियों की बात करें तो वार्षिक सीमा के अधीन है एटीसी एंड एटीडी, चिकित्सा बीमा प्रीमियम और निवेश, और एटीजी जो बात करता है दान की, जैसी धाराओं के अंतर्गत कटौती की अनुमति भी देता है। मूल्यांकन की बात करें तो कर योग्य आय का आकलन करने, रिटर्न दाखिल करने और ऑडिट करने की प्रक्रियाओं का विवरण भी देता है। स्रोत पर कर की कटौती यानी कि टीडीएस, यानी कि कुछ भुगतानों के लिए स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता होती है, जिससे कर संग्रह प्रक्रिया सरल हो जाती है। पूंजीगत लाभ की बात करें तो फिर अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ के प्रावधानों सहित परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर कराधान को विनियमित करता है। दंड और अपील की बात करें तो फिर गैर अनुपालन के लिए दंड और अपील के माध्यम से विवादों को हल करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा भी ये तैयार करता है। साथ ही साथ अगर कोई टैक्स नहीं देता है या फिर टैक्स चोरी करता है तो फिर दंड और अपील की भी इसमें व्यवस्था की गई है। अब इसके हाल के कुछ प्रमुख सुधारों की बात करें कि इस वाले जो एक्ट्स में क्या क्या सुधार हुए, तो थोड़ा सा उन पे बात करते हैं। जैसे कॉरपोरेट कर दरों की बात करें तो हाल के सुधारों में कॉरपोरेट कर दरों को कम करना और कुछ प्रोत्साहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना भी शामिल है। कॉरपोरेट करदाताओं के लिए प्रभावी कर दर सत्र 2017-18 में 29.49% से घट करके 21-22 में 23.26% हो गई थी। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर भी घटा करके 35% कर दी गई और एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। व्यक्तिगत आयकर स्लैब, कम आय वाले समूहों के लिए कम आयकर स्लैब और कम दरों से बड़ी संख्या में व्यक्तिगत करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है, और कर स्लैब के सरलीकरण से करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि सत्र 2019-20 और सत्र 2022-23 के दौरान 89.8 मिलियन से बढ़कर के 93.7 मिलियन हो गई थी। अब बात करते हैं थोड़ा आयकर विधेयक 2025 की, यानी कि जो अभी नया वाला लाने की प्लानिंग चल रही है। आयकर विधेयक 2025 को आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर संसद में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य सरल संरचना, स्पष्ट परिभाषा और कम मुकदमेबाजी है। एक प्रमुख विशेषता मौजूदा मूल्यांकन वर्ष के स्थान पर कर वर्ष की अवधारणा को प्रस्तुत करना है। हालांकि विधेयक प्रावधानों को सुव्यवस्थित तो करता है, लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि इसमें अनुपालन और दंड में प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों का अभाव है। अब बात करते हैं इसके कुछ मुख्य प्रावधानों की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कर वर्ष अवधारणा का परिचय। मूल्यांकन वर्ष को हटा दिया गया है और कर वर्ष अब वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 31 मार्च के साथ संरेखित है। व्यवसायों या फिर नए स्थापित व्यवसायों के लिए कर वर्ष उनके स्थापना तिथि से शुरू होता है। आय की विस्तारित परिभाषा की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी हो गया और एनएफटी जैसी आभासी डिजिटल संपत्ति, वीडीए को अब भूमि शेयर और बुलियन के समान पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा, जो कर गणना को प्रभावित भी करता है। सरलीकृत और संक्षिप्त आरोपण के लिए जैसे कि विधेयक में प्रावधानों और प्रति संदर्भों की संख्या कम कर दी गई है, जिससे कि कई धाराओं और नियमों पर निर्भर हुए बिना व्याख्या करना भी आसान हो गया। अब कर अनुपालन और आवश्यकताओं का समेकन भी इसमें जोड़ दिया गया, जैसे कि टीडीएस हो गया, मूल्यांकन समय सीमा हो गई, और विवाद समाधान और कटौती से संबंधित प्रावधानों को आसान पहुँच के लिए सारणीबद्ध भी किया गया है, ताकि जो भी चीज़ें हों एक जगह पे मिल जाए, अलग अलग जगह ढूंढना ना पड़े। इसके अलावा पुरानी छूटों को हटा दिया गया है, जैसे कि धारा 54 1992 से पूर्व परिसंपत्ति हस्तांतरण के लिए पूंजीगत लाभ छूट देती थी जैसे प्रावधान, और पिछले संशोधनों से अनावश्यक धाराओं को समाप्त कर दिया गया। अन्य कर कानूनों का एकीकरण की बात करें तो संपत्ति कर के प्रावधान और सेवा अनुबंधों के लिए इन्वेंट्री मूल्यांकन और राजस्व मान्यता के नियमों को एक रूपता के लिए विधेयक में शामिल किया गया। थोड़ा सा बात करते हैं जो आयकर विधेयक 2025 है उसमें क्या बदलेगा। तो जैसे पहले और अब, जैसे धारा की बात करें तो पहले 298 धारा थी और अभी 536 धाराएं हो जाएंगी। अनुसूची की बात करें तो पहले 14 थी और अभी 16 हो जाएंगी। अध्यायों की बात करें तो पहले 23 थी और अभी भी 23 ही रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पन्नों की बात करें तो 880 पहले थे, अभी 622 हो जाएंगे। जो नए कानून है उसमें FY और AY की जगह केवल कर वर्ष का इस्तेमाल होगा।
अब बात करते हैं इसके लाभ क्या होंगे। तो बेहतर पठनीयता और स्पष्टता, यानी कि जो जटिल कानूनी भाषा है और क्रॉस रेफरेंस है तो उनको हटाने से करदाताओं के लिए अपनी देनदारियों को समझना आसान हो जाता है। और अधिक संगठित कर संरचना से क्या होता है कि जैसे कर कटौती हो गया या फिर छूट और अनुपालन समय सीमा को अब अनुसूचियों और तालिकाओं में समूहीकृत किया गया है, जिससे कि भ्रम कम होगा। यानी कि अगर कभी किसी चीज़ को हमें देखना है तो एक ही जगह पे मिल जाएगी, क्योंकि उनको सूचीबद्ध किया, सारणीबद्ध किया, तो ऐसा अलग अलग जगह जाके छानना नहीं पड़ेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ संरेखण की बात करें तो कर कानून अब आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों यानी कि वीडीए को कर योग्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता देते हैं, जिससे कि कर नियम अधिक समकालीन हो जाता है। तीव्र अनुपालन और प्रसंस्करण की बात करें तो कर नियमों के समेकन से प्रशासनिक देरी कम हो जाती है, जिससे कि अनुपालन ज़्यादा कुशल तरीके से हो जाता है। अधिक व्यापक ढांचे की बात करें तो जैसे विधेयक है तो अन्य कर कानूनों जैसे संपत्ति कर हो गया या फिर इन्वेंट्री मूल्यांकन हो गया, तो उनके नियमों को भी एकीकृत करता है, जिससे कि अलग कानून बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो अब इसके चैलेंजेस की बात करते हैं। फ़ायदे के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होंगे, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव की हमने बात कर ली तो इसके कुछ चैलेंजेस भी सामने आएंगे, जैसे कि न्यूनतम संरचनात्मक सुधार। तो विधेयक में मोटे तौर पर मौजूदा कर नीतियों को बरकरार रखा गया है तथा अनुपालन बोझ या फिर जुर्माना संरचनाओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया। दूसरी चीज़ है मुकदमेबाजी बढ़ने की संभावना। यद्यपि विधेयक में पाठ को सरल बनाया गया है, फिर भी कुछ व्यापक शब्द अपरिभाषित रह गए, जैसे कि कानूनी विवादों की गुंजाइश भी इनसे बनी रहेगी, ऐसा मतलब कहा गया है। डिजिटल गोपनीयता संबंधी चिंता की बात करें तो अब अधिकारियों के पास खोज और जब्ती की शक्तियां भी बढ़ गई है, जिसमें कि ईमेल और डिजिटल खातों तक पहुंचने के लिए पासवर्ड को ओवरराइट करने की क्षमता भी शामिल है। यानी कि सिर्फ शक के बेसिस पे भी कोई, अगर मतलब गवर्नमेंट है उन्हें किसी इंसान पर शक होता है, माने कि वो ए इंसान है, तो वो जा करके उसके अकाउंट हो गए, चाहे बैंक अकाउंट है, चाहे उसका ईमेल है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जो भी चीज़ है, हर जगह मतलब चेकिंग कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे उसके मतलब ये पैसों से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी जा कर के वो शक के बेसिस पे जा कर के पूरी चेकिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी रिलेटेड इशू है वो भी इससे होने के चांसेस हैं। इसके अलावा बात करते हैं करदाता राहत उपायों का अभाव भी इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि विधेयक उच्च अनुपालन लागत और विवाद समाधान की अकुशलता या फिर बोझ में कमी से संबंधित चिंताओं को संबोधित नहीं करता है। और इसके अलावा जो लास्ट इसका जो चैलेंज है तो कार्यान्वयन पर अनिश्चितता, यानी कि जैसे मूल्यांकन वर्ष है तो उसे कर वर्ष में परिवर्तन करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे कि व्यवसायों को अपनी कर नियोजन रणनीतियों को समायोजित करने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं आखिर इन सारी चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है और आगे बढ़ने का क्या रास्ता हो सकता है। तो पहला है डिजिटल गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत करना। विधेयक में सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए डिजिटल खोजों के लिए न्यायिक निगरानी शामिल होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ है विवाद समाधान ढांचे में सुधार भी होना चाहिए, जैसे कि कर मुकदमेबाजी को कम करने और मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए मध्यस्थता तंत्र शुरू किया जाना चाहिए, यानी कि मेडिटेटर। जैसे कि विवाद सुलझाने के लिए नॉर्मली मध्यस्थता चलती है, तो वैसी चीज़ें इसमें भी शामिल की जानी चाहिए। इसके अलावा कर परिभाषाओं को स्पष्ट करें। कानूनी अस्पष्टता से बचने के लिए आकलन में जैसे जोखिम प्रबंधन रणनीति जैसे प्रमुख शब्दों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो या फिर कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा अनुपालन राहत उपाय लागू करना चाहिए, जैसे कि दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को कम करना और सरल कर रिटर्न प्रक्रिया प्रदान करना करदाताओं के बोझ को कम कर सकता है। इसके अलावा जो लास्ट सॉल्यूशन है कर वर्ष प्रणाली में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना, जैसे कि अनुपालन संबंधी भ्रम के बिना व्यवसायों को नए कर वर्ष मॉडल में समायोजित करने में मदद करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी दिशा निर्देश से मतलब कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ है या फिर भ्रम वाली स्थिति है उससे बचा जा सकता है। तो मुझे लगता है आप आज का समझ गए होंगे कि जो 25 का बिल है वो कैसा होगा, क्या क्या उसमें प्रोविज़न है, पुराने वाले में क्या था। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो चैनल का लिंक है वो आपको टेलीग्राम का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा कर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग।